स्वागत है इस नए विश्लेषण में। जब भी छत्रपति संभाजी महाराज का जिक्र आता है तो अक्सर हमारे दिमाग में एक बेहद निडर और आक्रामक योद्धा की तस्वीर उभरती है ना। एक ऐसा शूरवीर जिसे युद्ध के मैदान में हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन आज हम इस आम धारणा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम उनके व्यक्तित्व के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर इतिहास की चर्चाओं में वो जगह नहीं मिलती जिसका वो हकदार है, यानी उनकी असाधारण बौद्धिक गहराई। आज के हमारे स्रोत और ऐतिहासिक तथ्य ये साबित करते हैं कि वो सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि एक प्रखर विद्वान और एक कमाल के प्रशासक भी थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार अध्याय में गोता लगाते हैं। सव्यसाची, ये एक शब्द ना संभाजी महाराज के पूरे चरित्र को समझने की सबसे बड़ी चाबी है। सव्यसाची का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कलम और तलवार दोनों को एक जैसी महारत के साथ चला सके। और यकीन मानिए, ये उनके लिए सिर्फ कोई दी गई उपाधि नहीं थी, बल्कि उनके व्यक्तित्व का बिल्कुल सटीक वर्णन था। उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि शारीरिक वीरता और बौद्धिक उत्कृष्टता दोनों एक ही इंसान में एक साथ कैसे रह सकते हैं। और यही दोहरा चरित्र हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का आधार होने वाला है। हमारी चर्चा का पहला मुख्य पड़ाव है उनकी भाषाई और साहित्यिक प्रतिभा। 13, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। संभाजी महाराज ने पूरे 13 अलग अलग भाषाओं में महारत हासिल कर रखी थी। अब जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जहां संचार के साधन ना के बराबर थे, वहां किसी एक इंसान का इतनी सारी भाषाओं को सीखना और उन्हें गहराई से समझना, उनकी असीम बौद्धिक जिज्ञासा और मानसिक क्षमता के बारे में कितना कुछ बताता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये भाषाएं सिर्फ शौक के लिए या रटने के लिए नहीं सीखी गई थी। हर भाषा का एक खास मकसद था। जैसे संस्कृत, जिसके बेहद जटिल व्याकरण पर उनकी गजब की पकड़ थी, या फिर फारसी, जिसे उन्होंने प्रशासनिक बारीकियों और दस्तावेजों को गहराई से समझने के लिए सीखा। और इतना ही नहीं, आम लोगों से सीधे तौर पर जुड़ने के लिए उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों की कई स्थानीय बोलियां भी सीखी। असल में उनके लिए हर एक भाषा शासन करने और अपनी जनता को बेहतर ढंग से समझने का एक बेहद ताकतवर औजार थी। अब ज्ञान का ये विशाल सागर सिर्फ भाषाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनकी लेखनी में भी साफ झलकता था। अगर हम उनके कुछ महान साहित्यिक कार्यों पर नजर डालें तो एक कमाल की रेंज और विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ उनका ग्रंथ बुद्ध भूषणम है, जो राजनीति, राजा के कर्तव्यों और युद्ध की नैतिकता जैसे बेहद कठोर और गंभीर विषयों पर बात करता है। वहीं दूसरी तरफ नक्षिका और नायिका भेद जैसी रचनाएं भी हैं। ये रचनाएं सौंदर्य शास्त्र और मानवीय भावनाओं की उनकी कितनी गहरी समझ थी, ये दिखाती हैं। बुद्ध भूषणम की बात करें तो ये तथ्य तस्वीर एकदम साफ कर देता है। संस्कृत में लिखा गया ये ग्रंथ महज कोई कविता नहीं है, बल्कि ये राज्य कैसे चलाया जाए इस पर एक मुकम्मल ग्रंथ है। इसमें एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक मजबूत खजाने का क्या महत्व है और युद्ध के नियम क्या होने चाहिए, ये सब बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। इससे ये साबित होता है कि उनकी बुद्धि सिर्फ कलात्मक नहीं थी, बल्कि वो एक बेहद रणनीतिक और व्यावहारिक सोच वाले इंसान भी थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रशासन और दरबार के अंदरूनी तनाव की तरफ। जैसे ही उन्हें चिपलूण और उसके आसपास के क्षेत्रों के प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली, उनका असली प्रशासनिक रूप दुनिया के सामने आ गया। उनकी नीति एकदम साफ थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता। उनके आदर्श बहुत ऊंचे थे, लेकिन जब ये ऊंचे और सख्त आदर्श वास्तविक दुनिया की रोजमर्रा की राजनीति से टकराए तो चिंगारियां तो उठनी ही थी। यहाँ ना हमें एक बहुत ही स्पष्ट टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ संभाजी महाराज का सख्त भ्रष्टाचार विरोधी नैतिक रुख है, और ठीक दूसरी तरफ है अष्टप्रधान, यानी वो पुराने और अनुभवी मंत्री जो लंबे समय से अपने तरीके से काम करने और एक तरह की स्वायत्तता के आदी हो चुके थे। इस वैचारिक और प्रशासनिक टकराव ने दरबार में एक भारी तनाव पैदा कर दिया, और इसी तनाव की वजह से उनके जीवन में एक गहरा अलगाव और बड़ा व्यक्तिगत संकट खड़ा हो गया। और यहीं से कहानी मुड़ती है बगावत और एक बहुत बड़ी साजिश की ओर। साल 1678 का ये घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि ये किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगता। शुरुआत में दरबार की लगातार चल रही साजिशों से परेशान और अलग थलग महसूस करते हुए उन्होंने मुगल सेनापति दिलेर खां के खेमे में शामिल होने का एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन जल्द ही उसी साल के अंत तक मुगलों की एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया,
और जैसे उन्हें इस बिछे हुए जाल का एहसास हुआ, वहां से एक बेहद दुस्साहसी तरीके से भाग निकलने की योजना बननी शुरू हो गई। वो टर्निंग पॉइंट, वो सबसे अहम पल तब आया जब इस धोखेबाज मुगल साजिश की पूरी सच्चाई सामने आ गई। उन्हें ये एहसास हो गया कि मुगल असल में उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो बस उन्हें शतरंज के एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मुगलों का असली लक्ष्य क्या था? इस मोहरे का इस्तेमाल करके सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाना। ये सच्चाई सच में अंदर तक झकझोर देने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना, जब असली परीक्षा की घड़ी आती है तो इंसान का असल चरित्र सामने आता है। जब ये खौफनाक सच्चाई सामने आई तो उनकी अंतरात्मा और स्वराज्य के प्रति उनकी अटूट वफादारी की ही जीत हुई। दरबार के वो सारे पुराने राजनीतिक गिले शिकवे इस वफादारी के सामने बिल्कुल बौने साबित हुए, और फिर दिलेर खान के उस भारी सुरक्षा वाले खेमे से एक बेहद खतरनाक और साहसी तरीके से भाग निकलने का वो ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अब आते हैं इस घटनाक्रम के अंतिम चरण पर, उनकी वापसी और आगे की तैयारी। ये वापसी कोई आम घटना बिल्कुल नहीं थी। पहले दिलेर खान के कड़े पहरे वाले शिविर से चकमा देकर भागना, फिर पल पल मंडराते खतरों के बीच पन्हाला तक का सफर तय करना, और आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनका पुनर्मिलन। पन्हाला के किले में पिता और पुत्र का वो मिलन सिर्फ एक भावुक पारिवारिक क्षण नहीं था, बल्कि इसका मराठा साम्राज्य के लिए बहुत ही गहरा राजनीतिक महत्व भी था। अब इस छोटे से निर्वासन के दौर को और मुगल खेमे में जाने के उस फैसले को सिर्फ एक गलती मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। हमारे स्रोत ये साफ बताते हैं कि ये पूरा अनुभव असल में एक क्रूसिबल यानी एक भट्टी की तरह साबित हुआ। इसी भट्टी में तपकर उनके व्यक्तित्व में और भी ज्यादा मजबूती और एक नई परिपक्वता आई। इसी पूरे घटनाक्रम ने उन्हें उस ताज के भारी भरकम बोझ को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया, जो अब बहुत जल्द उनके सिर पर सजने वाला था। हमारा आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि दुनिया के महानतम नेता अपनी सफलताओं में नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी गलतियों और उसके बाद हुए अपने प्रायश्चित की भट्टी में गड़े जाते हैं। संभाजी महाराज, जो एक सव्यसाची थे, एक बेहतरीन विद्वान, एक सख्त प्रशासक और एक अजेय योद्धा थे, उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि नेतृत्व की असली परीक्षा ये नहीं है कि आप कभी कोई गलती न करें, बल्कि असली परीक्षा तो उन गलतियों से सीखकर स्वराज्य के लिए अपनी वफादारी को साबित करने में है। इतिहास की इन परतों में ऐसी और भी कई अनसुनी कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।